हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में आपके साथ एक जॉब अपॉर्चुनिटी के शेयर करने वाला हूँ। ये जो जॉब निकल के आ रही है वो एक रेप्यूटेड पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से निकल के आ रही है और जिसका नाम मेकॉन है। आपने सुन रखा होगा। अगर आप एस्पायरेंट्स हैं और पीएसयू ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेकॉन के बारे में आपको पता होगा कि वन ऑफ द पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, चाहे वो मैकेनिकल में हो या सिविल में हो, तो यहाँ आपके लिए कुछ वैकेंसियाँ निकल के आई है, जिसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेकॉन आपकी है ISO 900 कंपनी सर्टिफाइड है, ठीक है। और एक वन ऑफ द पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन है, मिनी रत्ना है, जो कि स्टील मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो इसमें ये आपकी जो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है, आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट। अगर आप देखेंगे कि अभी मैंने इसमें जो आपको पीडीएफ लगा रखा है वो मैंने डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे से डाउनलोड किया है। और ये आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट जो रेफरेंस नंबर है आपका, वो है आपका 11.73.432025 रजिस्ट्रेशन 07। जो डेट कब आपकी निकल के आई है 6/11/2025, मतलब 6/11/2025 का ये जो आपका सर्कुलर है उसका है। बट आप देखेंगे कि ये मेकॉन है, ये पीएसयू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो ये आपका एक तरह से गवर्नमेंट जॉब है। आप अगर देखेंगे कि मेकॉन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मेकॉन ए प्रीमियर मिनी रत्ना शेड्यूल ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्रोवाइडिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस इनवाइट्स application for the committed self result oriented suitable qualified and experienced individual। अभी आप देखेंगे कि इसमें बता रहा है कि मेकॉन के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि मेकॉन एक तरह से प्रीमियर रत्ना कंपनी है, जो कि बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आती है। और ये किन किन बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो इंजीनियरिंग में, कंसल्टेंसी में, कॉन्ट्रैक्टिंग में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये इन्वॉल्व है। अगर आप देखेंगे कि जो इसकी ये जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है वो जो निकल के आ रही है वो आ रही है 8/12/2025 को, मतलब आज तो 17 हो गया, तो आपका 8/12/2025 को ये आई थी। और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो है 6/1 मतलब 6 जनवरी 2026 को आपका इसका क्लोजिंग डेट है। तब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि इसमें आपका जो नोट्स दिया गया आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको उतना रीड करके नहीं बताने वाला हूँ। आपको ये देखना है तो इसके वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, और ताकि आप देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है कि नहीं। इसमें जो मेन आपकी पोजीशन निकल के आ रही है वो आ रही है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की, जिसमें कि जो पोस्ट रहने वाली है वो 3 पोस्ट रहने वाला है। और इसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अगर आप बीटेक कर रखे हैं या आपने डिप्लोमा कर रखा है, ये वैकेंसी आपके लिए है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 6/11/2025, मतलब आप इस डेट को भी रखिएगा कि अगर आपका जो डिप्लोमा या बीटेक 6/11/2025 तक कंप्लीट हो चुका है तो ये वैकेंसी आप एलिजिबल हैं। तो देखेंगे कि इसमें जो है ये डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे यहाँ बोला जा रहा है। आप यहाँ पर बीटेक में हैं तो बीटेक वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ जो आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है वो मांगा गया है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस 6/11/2025 का तक क्या होना चाहिए, मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन सुपरविजन और प्रोजेक्ट इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री। अगर आपका एक्सपीरियंस 16 ईयर्स या 16 ईयर्स से ज़्यादा है तो और किस फील्ड में है, आपका हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री में है, क्रूड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑयल गैस, स्टील पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल प्लांट, एलपीजी बोटलिंग प्लांट। तो ये बेसिकली आपका जो 16 ईयर एक्सपीरियंस के साथ अगर आपका है डिप्लोमा और या बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो आपके लिए ये पोजीशन, आप इसमें एलिजिबल हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो पोजीशन है वो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का है। यहाँ पर जो पोजीशन निकल के आ रही है 5 वैकेंसी है। और इसमें क्या मांग रहा है आपका कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मिनिमम क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए डिप्लोमा में। अगर आपका बीटेक है तो भी आप एलिजिबल है। और इसमें जो आपका एक सर्टिफिकेशन मांग रहा है वो एनडीटी लेवल 2 का सर्टिफिकेशन मांग रहा है। और इसमें आप देखेंगे यहाँ भी 16 ईयर्स की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रही है। कौन कौन सी इंडस्ट्री में, सुपरविजन ऑफ प्रोजेक्ट इन हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री, क्रूड पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस, स्टील पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल प्लांट, एलपीजी बोटलिंग प्लांट, रिफाइनरी, पीओएल, गैस कंप्रेसर स्टेशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट स्टेशन, इन सब में अगर आपका है तो यहाँ भी आपके लिए एक वैकेंसी, आपके लिए एलिजिबिलिटी इसमें है, ठीक है। जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो जूनियर इंजीनियर सिविल की आ रही है, जिसमें कि वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। आप देखेंगे कि यहाँ जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ पोस्ट है 25 नंबर ऑफ पोस्ट है। और इसमें जो आपसे मांगा जा रहा है मिनिमम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप बीटेक हैं तो भी आप अप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। इसमें भी जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो मिनिमम 16 ईयर्स का मांगा जा रहा है। और इसमें जो किस आपका रेलिवेंट फील्ड जो होने वाला है वो होने वाला है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपका मिनिमम 16 ईयर्स का है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फिर से जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। तो इसमें भी फिर से आपसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग मांगा गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आप बीटेक हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है वो 5 रहने वाली है। और यहाँ भी आपका जो है जो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो 16 ईयर्स का मांगा जा रहा है, मिनिमम एक्सपीरियंस है। और इसमें जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है वो मांगा जा रहा है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का। और अगर आपका हाइड्रोकार्बन में है तो आपको प्रीफर किया जाएगा।
जो नेक्स्ट पोजीशन है आपका वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है वो 2 रहने वाली है। इसमें जो आपसे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से भी अगर आपका डिप्लोमा है तो भी चल सकता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल इज वन ऑफ द ब्रांच। अगर इलेक्ट्रिकल के साथ आपका कोई भी ब्रांच कॉम्बिनेशन है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिकल ब्रांच है इंक्लूडेड है तो भी आप इसमें एप्लीकेबल हैं। और देखेंगे इसमें जो मिनिमम ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है तो 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और किस फील्ड में है वो देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क्स ऑफ बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। अगर आपने कर रखा है और आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। जो नेक्स्ट आपका है वैकेंट पोस्ट है वो है जूनियर ऑफिसर एचआर, और इसमें जो पोजीशन रहने वाली है 2 रहने वाली है। और इसमें जो एक्सपीरियंस आपका देखेंगे क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है बीबीए और ग्रेजुएट इन एनी डिग्री, किसी भी डिग्री में ग्रेजुएट होना चाहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो मिनिमम 16 ईयर्स का रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर ऑफिसर एडमिन का, इसमें भी 2 वैकेंसी रहने वाली है, और इसके लिए भी जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बीबीए या ग्रेजुएट डिग्री मांगा गया, और यहाँ भी जो एक्सपीरियंस है वो 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ठीक है। तो अब देखेंगे कि आपको यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आपको निकल के आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी अगर आप इसमें एलिजिबल आपको खुद को एलिजिबल मानते हैं, अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो आप अभी जाके मैकॉन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर से एक एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, वहाँ से आप इस एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से रीड कर लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर ग्रेड पे की स्केल की बात करूँ, अगर आपका सैलरी क्या रहने वाला है, तो ये जितनी भी वैकेंसियाँ हैं वो आपका E0 ग्रेड पे है। और यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है, ये सबसे अच्छी बात है कि जो अपर एज लिमिट दी गई है वो 50 ईयर्स की दी गई है। आपका जो एक्सपीरियंस अगर आपका जो एज अगर 50 ईयर्स तक है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आप देखेंगे जो पे स्केल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 30,000 और 3% आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट रहेगा। और आपका जो फाइनल रहने वाला है वो रहने वाला है 1,20,000 का, ठीक है। तो 30,000 टू 1,20,000 का आपका पे स्केल है विथ 3% इंक्रीमेंट। अब देखेंगे कि इसमें जो भी बाकी आप इसमें आप चाहें तो इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी मैं इसमें से जो मेजर पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ कि आपका जो कोर्स होना चाहिए वो रेगुलर फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन द रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्रेडिटेड काउंसिल बॉडी लाइक यूजीसी आईसीटी, इन सब से होना चाहिए आपका, मतलब AICTE से अप्रूव होना चाहिए, UGC से अप्रूव होना चाहिए, या MCI से अप्रूव होना चाहिए, ICAI से अप्रूव होना चाहिए, ICSI से अप्रूव होना चाहिए, मतलब किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। आप अब देखेंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज जो आपका जो यहाँ देख रहे हैं कि 10 पॉइंट स्केल ग्रेड, अगर आपका CGPA 6 है, ठीक है, तो उसको कंसिडर किया जाएगा 60%। तो आप इस बेस पे अगर आपका CGPA है तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। For the purpose of calculating the aggregate marks of all year semester would be taken. Rounding of the percentage would be not acceptable. अगर आपका परसेंटेज 59.99 आ रहा है तो आपको यही लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको राउंड अप करके 60% कर देना, ठीक है। जो भी आपका एक्यूरेट आ रहा है आपको वो लिखना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी परसेंटेज है, जो भी CGPA है, उसको करेक्टली आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें और प्रॉपर्ली आप उसको राउंडेड फिगर नहीं करना है। जो आपका आ रहा है कैलकुलेशन से आपको वही डालना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आपको वर्क एक्सपीरियंस का क्या डेफिनेशन है वो समझ लीजिए मैकॉन के अकॉर्डिंग। द वर्क एक्सपीरियंस शैल बी इन फुल टाइम जॉब ऑन रेगुलर सैलरी बेसिस एंड इन रेलिवेंट एरिया एज स्टिपुलेटेड अगेंस्ट रिस्पेक्टिव पोस्ट। अगर आपने कोई फ्रीलांसिंग काम किया है या कोई आपने पार्ट टाइम काम किया है तो उसका एक्सपीरियंस इसमें काउंट नहीं होगा। आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो फुल टाइम जॉब का होना चाहिए। इन केस ऑफ इंटरमिनेट नेचर ऑफ ए जॉब, द एक्चुअल डेज इंगेज इन फुल टाइम जॉब ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ द ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने कुछ दिन क्या किया है कि कुछ दिन पार्ट टाइम किया है और बाद में जाकर आपने फुल टाइम किया है, तो कह रहा है कि आपने जो पार्ट टाइम किया है उस जॉब मतलब पीरियड को काउंट नहीं होगा। जो आपने फुल टाइम किया है उसका काउंट किया जाएगा आपके ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए। एनी अदर नेचर ऑफ एक्सपीरियंस विल बी फ्रीलांस एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसिडर्ड, जैसा भी हमने आपको बताया। नॉट ए फुल टाइम जॉब एंड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। अगर आपने खुद का बिजनेस कुछ किया है तो भी वो एक्सपीरियंस इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा। खुद का बिजनेस अगर आप खुद की कोई कंपनी चला रहे हैं और वहाँ पर आपने काम किया है तो वो आपका इसमें कंसिडर्ड नहीं होगा। Period on the job training undertaken by the candidate as a management trainee, executive trainee, graduate trainee in only PSU shall be considered for the determining work experience। देखिए यहाँ पर जो एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आपने कहीं MT ट्रेनिंग किया है या कहीं आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग किए हो या ग्रेजुएट ट्रेनिंग कहीं की हो तो आपको तभी इसमें वो वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा अगर आपने ये जो ट्रेनिंग किया है वो अगर आपने किसी PSU से किया है। मतलब आपका जो प्राइवेट फॉर्म से अगर आपने मैनेजमेंट ट्रेनिंग या एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग या ग्रेजुएट ट्रेनिंग का आपने कोई सा 1 ईयर या 2 ईयर जो भी आपने पीरियड काम किया है तो उस केस में आपका ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। देखेंगे कि आपका पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड इट्स अमेंडमेंट शैल बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप किया है तो भी वो एक्सपीरियंस इसमें आपका इंक्लूडेड होगा, आपको इसमें कंसिडर किया जाएगा। देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए फॉर द पास्ट एम्प्लॉयमेंट।
आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए सर्टिफिकेट फॉर ऑल प्रीवियस, जितने भी कंपनी में आपने काम किया उसका वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एंड दिस सर्टिफिकेट शुड क्लियरली, इसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिलीविंग, नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या किस तरह का काम आप वहाँ पर देख रहे थे वो होना चाहिए, रेलिवेंस एक्सपीरियंस, अप्लाइड पोस्ट एंड डिटेल्स ऑफ द पे स्केल, मतलब आपका क्या पे स्केल था और क्या आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। अगर आप हाइड्रोकार्बन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, अगर आप वहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वहाँ पर मेंशन होना, जिससे कि कोई भी अगर उसे देखे और उसे समझ में आ जाए कि आपने इस पीरियड से इस पीरियड इस फील्ड में इस रेलिवेंट एक्सपीरियंस के साथ काम किया। अगर फॉर करंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो करंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, पे स्लिप, आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपके पास है करंट कंपनी का, वो आप इसमें देकर इसको अपने करंट एम्प्लॉयमेंट को सर्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है कि आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए साथ में, जब आपका जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है उसका मतलब उससे 3 महीने पहले की, ठीक है, वो होनी चाहिए आपके पास। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एज रिलैक्सेशन जो है, अगर SC/ST है तो 5 ईयर्स का है, अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर का है तो 3 ईयर्स का है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं तो आप अगर जनरल से है तो 10 साल का, अगर OBC से है नॉन क्रीमी लेयर से तो 13 ईयर्स, अगर आप SC/ST से हैं तो 15 ईयर्स का है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर रहा है तो उसे 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी आप ये डिटेल्स पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। जो आपका कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट क्या रहने वाला है, आपका जो एज का जो कट ऑफ डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 6 नवंबर 2025 का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो भी क्या क्या बेनिफिट आपको, जो आपको रिजर्वेशन अंडर OBC एनसीएल कैटेगरी में क्या क्या रहने वाला है, आप इसको पूरा रीड कर सकते हैं। आप यहाँ डोमिसाइल वगैरह की इसके बारे में दिया गया है, आप वो रीड कर सकते हैं। आपको जो भी आपको SC/ST का जो भी सर्टिफिकेट देना है तो आप वहाँ से इसके जहाँ पर दिखा हुआ है www.meconlimited.co, उसमें कैरियर सेक्शन में जाएंगे, कैरियर पॉजिटिव में जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके उस फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट अवेलेबल कराना है। देखिए सिलेक्शन मोड जो रहने वाला है, सिलेक्शन मोड रहने वाला है पर्सनल इंटरव्यू फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। पहले तो शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उसका उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। Shortlisting for the candidate for personal interview shall be done on the before date of interview as per the discretion of management, based on the scrutiny of the application against the information, declaration and supporting document provided by the candidate. At the time of submission of online application, hence candidates are advised to ensure their own that they fulfill the eligibility criteria against the post applied as mentioned in the। तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, स्क्रूटनी होगा। आपका जो भी आप फॉर्म जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सब में को देखते हुए आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर पर्सनल इंटरव्यू के बाद जो उनका डिसीजन होगा उस बेस पे आपको जॉब ऑफर किया जाएगा। अगर बात करें कि आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो इंटरव्यू करने जा रहे होंगे, आपका जो ग्रेड रहने वाला है, AG रहने वाला है, तो जो आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3rd टायर AC 3A, ठीक है, CC बाई रेल चेयर कार का मिलेगा या 3rd AC का मिलेगा, ठीक है, या ₹7 पर किलोमीटर बाई रोड और एट एक्चुअल, मतलब 7 रुपये किलोमीटर आपको मिलेगा, या एक्चुअल या जितना आपको बिल लगा है वो लगेगा, जो भी कम होगा, मतलब अगर 7 रुपये किलोमीटर वाला अगर कम हुआ तो 7 रुपीज़ पर किलोमीटर मिलेगा, अगर एक्चुअल वाला कम हुआ तो एक्चुअल वाला आपको मिलेगा, अगर आप किसी बाई रोड अगर ट्रैवल करते हो तो। अगर बाई ट्रेन या बाई ट्रेन अगर ट्रैवल करते हैं ये, तो आपको यहाँ पर 3rd AC का या चेयर कार का आपको जो एक्चुअल आपका फेयर है वो मिलेगा। आपको कोई प्रीमियम, नो प्रीमियम, नो तत्काल, कोई भी अगर आप प्रीमियम या तत्काल लेते हैं तो वो कॉस्ट आपको नहीं मिलेगा, जो उसका जो नॉर्मल फेयर है वो आपको मिलने वाला है। द इंटरनल कैंडिडेट विल बी गवर्नमेंट एज अ सर्विस रूल ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ये जो आप अप्लाई करने जा रहे हो तो जो एप्लीकेशन फी रहने वाली है जो कि नॉन रिफंडेबल है, और वो क्या रहने वाली है 1000। अभी कंपनी आपसे 1000 फी लेगी अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो जनरल, OBC, EWS कैटेगरी इनके लिए, ठीक है। SC/ST या PWD और एक्स सर्विस और इंटरनल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। अगर आप कोई इंटरनल कैंडिडेट हैं या SC हैं या ST हैं या PWD है या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए ये कोई भी फी आप फी से एग्जेम्प्टेड है, आपके लिए कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एक बार फी पे करते हैं तो ये नॉन रिफंडेबल है, तो कोई भी किसी भी केस में आपको ये फी आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। आप देखेंगे कि अदर डिटेल्स रेम्यूनरेशन में क्या दिया हुआ है, बेसिक पे प्लस DA आईडी पर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडाइज एकोमोडेशन, आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा इफ अवेलेबल, और HRA अगर नहीं अवेलेबल है तो आपको HRA मिलेगा, पर्क्स अलाउंस मिलेंगे अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है। परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको इसमें इंसेंटिव मिलने वाला है, मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाला है सेल्फ खुद के लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली के लिए, PF, ग्रेजुएटी लीव, GPA, NPS आपको मिलने वाला है, पोस्ट सुपरविजन मेडिकल बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ये सब आपको जो जनरली आपकी PSU सेक्टर में रहती है वो आपको मिलने वाला है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको कहीं भी जहाँ भी साइट होगा आपको उस लोकेशन पर पोस्टिंग किया जाएगा।
आपका अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट करने से पहले आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं तो आपको आगे ऑफ़र दिया जाएगा। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो इनकी वेबसाइट पे जाइए www.maconlimited.co.in और फिर करियर सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज होगा, वहाँ क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाकर पहले वेबसाइट पे जाकर उनके एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ें, और जब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फिर आप जाकर यहाँ पर अप्लाई करें। और यहाँ कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको दिया गया, तो आप इसको अच्छे से रीड कीजिए और फिर इसको अप्लाई कीजिए। और आपके लिए मैं बेस्ट विशेष कहता हूँ कि आप अप्लाई करें और आप जल्दी से एक PSU सेक्टर में एंटर करें और अपनी नेशन को अपनी नॉलेज, अपने स्किल्स के साथ आप अपना एक योगदान दें, अपने एक कंट्रीब्यूशन दें। धन्यवाद। और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई आपके फ्रेंड आप समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं और उनको ये बताना चाहिए तो मैं वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। धन्यवाद।